एनर्जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वर्क, प्लीज हेडिंग डालो सबसे पहले वर्क। वर्क है क्या, हम पहले लिखेंगे वर्क, वर्क है ना, हिंदी में कहते हैं कार्य, हिंदी में लिख लो कार्य, है ना। हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, वर्क के बारे में। किसके बारे में, वर्क। वर्क क्या है, तो पहले तो ध्यान से समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है ना। अब समझो ध्यान से, मान लो कोई एम मास का ऑब्जेक्ट, क्या है, कोई एम मास का एक ऑब्जेक्ट है। मैंने एक एम मास का ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया, एम मास का ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट ने एक सरफेस पे रखा हुआ है बेटा, ये एम मास का ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे, ठीक है। एक एम मास का ऑब्जेक्ट लिया, ये एम मास का ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, मैंने इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया एक फोर्स, बेटे मैंने एम मास के ऊपर फोर्स एफ लगाया, ध्यान से समझना, वापस रिपीट करो। एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिस पर मैंने एफ फोर्स लगाया, क्या लगाया, एफ फोर्स, जिसपे मैंने एफ बल लगाया, है ना, एफ फोर्स लगाया। अच्छा, ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। बेटा दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, है ना। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन, समझ गया। तो मैंने इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, कितने एंगल पे, थीटा, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। मैंने एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स लगाया, कितने एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे। अच्छा, तो ये फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, बताओ बताओ क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसके साथ मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। तो कुछ मान लो डी डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया, क्या कर गया, डी डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया, यस और नो, कुछ डी डिस्प्लेसमेंट क्या कर गया, मूव कर गया, बराबर बात सही है। एम मास का ऑब्जेक्ट है, एम मास का क्या है, उसके ऊपर क्या किया, फोर्स, फोर्स एफ लगाया, फोर्स एफ लगाया, कितने एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। तो ये क्या होगा, ये डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, ये किधर की ओर, आगे की ओर, किधर होगा, आगे की ओर डिस्प्लेस होगा। अब एक बार समझेंगे, एक बार मैंने कहा एम मास का ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स एफ लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो वो आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा। अब समझना भाई, यहां पर बात ये है ना कि डिस्प्लेस हो रहा है आगे की ओर, तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखना है, एक कि फोर्स का कंपोनेंट क्या होता है, एफ का कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा और इधर क्या होता है एफ साइन थीटा, ये बात आपको पता है। एफ का कंपोनेंट इधर एफ कॉस होता है, इधर एफ साइन। किसी को ऐसा है जो जिसको कंफ्यूजन है कैसे होता है, देखो ये कुछ इस तरीके से होता है, मान लो एक लाइन को खींच दो और ऐसे बना दो, बराबर, ये मान लो थीटा एंगल है, ये मान लो ए है, ये थीटा एंगल मैंने बनाया और ये ए है, दिस इज अ ए, दिस इज अ ए। अच्छा, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या होता है, बेस, इसको क्या बोलेंगे, बेस। ये परपेंडिकुलर है भैया, और ये 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 है ना, यानी आधार, लंब और कर्ण, ठीक है ना, आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। दो बातें ध्यान सुनना, साइन थीटा, अब मैथ वाले की बायो वाले, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मालूम है ना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मान लो ये y है और ये x है, बात नहीं, मान लो ये y और ये क्या x है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर बाई y बाई a। सो y आया a साइन थीटा, हालांकि हमें, मेरे को इससे मतलब नहीं था, मेरे को इससे मतलब था। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस बाई, बेस बाई, बेस बाई एक्स आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो मुद्दा यह है कि दिस इज ए कॉस थीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा, दिस इज, दिस इज, दिस इज, दिस इज, वैसे ये है, एफ का कंपोनेंट इधर एफ कॉस, इधर एफ साइन, बराबर क्लियर है। हियर इट इज एफ कॉस एंड हियर इट इज एफ साइन, इधर एफ कॉस, इधर क्या एफ, इधर एफ कॉस, इधर क्या एफ। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं वर्क के बारे में, किसके बारे में,
कि वर्क का डेफिनेशन क्या होगा, वर्क का डेफिनेशन क्या होगा, तो सुनना मैं लिखने जा रहा हूं, लिखूं? हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट and its displacement in the direction of force. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहना क्या चाह रहे हो सर? तो बात यहां पर यह है कि फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन ही वर्क डन है। मतलब बात यह है कि ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, लेकिन मुझे कौन सा वाला फोर्स लेना है जिसके डायरेक्शन में क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट। मुझे कौन सा वाला फोर्स लेना है जिसके डायरेक्शन में क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो किसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एफ कॉस थीटा वाले की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे दोस्त, समझ आया कि नहीं? मैंने कहा वर्क डन जो होता है फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन ही वर्क डन है। तो फोर्स किधर लग रहा है, एफ कॉस, फोर्स एफ साइन भी लग रहा है, लेकिन मुझे वो नहीं लेना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर उधर वाले फोर्स को लेंगे। तो एफ कॉस थीटा इनटू डी। सो वर्क डन का डेफिनेशन हो गया बेटे, वर्क डन होता है एफ कॉस थीटा इनटू डी, या फिर एफ इंटू डी कॉस। बेटा इसको भी ले सकते हैं, एफ इंटू डी कॉस। एक बार आप नोट करेंगे फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है? एक बार आप इसको नोट करेंगे, ठीक है बेटा? आप लिखेंगे हिंदी में, लिखो लिखो, बल तथा बल की दिशा में, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ध्यान देंगे। तो मैंने कहा कि जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा, एफ कॉस थीटा इनटू डी या फिर एफ डी कॉस थीटा। मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान देंगे प्लीज। वर्क डन का जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, एफ डी कॉस थीटा। प्लीज बाद में आवाज आ रही है। वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। सबसे पहली बात इसमें नोट करेंगे, थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल है। किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है एफ एंड डी के बीच में बेटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं एक बार वापस से बताता हूं बेटा, यहां पर देखो ना आप लोग, यहां पर थीटा किसके बीच का एंगल है, एफ एंड डी। देखो एफ और डी है ना, एफ और डी के बीच का एंगल। थीटा किसके बीच का एंगल है, एफ और डी। यस और नो बेटा? थीटा किसके बीच का एंगल है, एफ एंड डी। मैं अगर यहां पे बना दूं, बेटा थीटा किसके बीच का एंगल है, एफ एंड डी। ठीक है बेटा, ये थीटा एंगल है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, फोर्स एफ लग रहा है, देख रहे हो ना? तो वही तो था, एफ और डी के बीच का एंगल थीटा है। यस और नो? अब एक और बात सुनेंगे, मैंने कहा कि वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। एक बात सुनेंगे, इस W बराबर एफ डी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं एफ डॉट डी। आप इसको नोट करेंगे, W बराबर एफ डॉट डी। अब तुम कहोगे सर ये क्या चीज आपने लिख दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब देखो, ये दरअसल दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ना, क्लियर है? ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, है ना, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से एक अदिश मिलता है, यानी कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से एक क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। चाहे ब्रैकेट में कॉपी में लिख लेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
two vector, sorry, dot product of any two vector, dot product of any two vector always gives a new scalar. डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर ऑलवेज गिव्स अ न्यू स्केलर, है ना। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि देता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर ऑलवेज गिव्स अ न्यू स्केलर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर ऑलवेज गिव्स अ न्यू स्केलर। समझ रहे हो बेटा? ये बात तुम थोड़ा एक्सेप्ट कर लो तुम लोग, है ना। यदि तुम नहीं सीखो तो मैं बाद में सिखा दूंगा, ठीक है ना। बस अभी के लिए मान लो कि दो वेक्टर का डॉट, डॉट का मतलब यहाँ पे देखो बीच में डॉट लगा ना, बिंदी लगा है, डॉट है। दो वेक्टर के डॉट से क्या मिलता है? एक नया स्केलर। क्या मिलता है? नया स्केलर, हाँ ना। दो वेक्टर के डॉट से क्या मिलता है? एक नया स्केलर। अब आगे लिखेंगे बेटा एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। अगला हेडिंग डालेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन कोई बताना चाहेगा? वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है बेटा, लिख लेंगे ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ये सब हम बहुत ही पहले पढ़ चुके होते हैं ना। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। नोट कर लेंगे बेटा, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल, है ना, है ना। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होता है गाइस? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है बेटा? अर्ग्स। नोट कर लेंगे बच्चे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ग्स। क्या होता है? अर्ग्स। समझ रहे नहीं क्या होता है? अर्ग्स होता है। क्लियर है मेरी बात? और एक रिलेशन और गाइस, एक जूल में होता है 10 to the power 7 अर्ग्स। एक जूल में होता है 10 की पावर 7 अर्ग्स। समझ रहे हो कि नहीं? नोट कर लो जल्दी। एक जूल में होता है 10 की पावर 7 अर्ग्स। नोट कर लेंगे, एक जूल में होता है 10 की पावर 7 अर्ग्स। क्लियर है? एक जूल में होता है 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? जूल। सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग्स होता है। एक जूल में होता है 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट वर्क डन क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ग्स। एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। एक जूल में कितना है? 10 की पावर 7 अर्ग। समझ गए? हाँ है ना, ठीक है। एक और बात, वर्क डन की जब बात चली रही है तो एक और खास बात बताना चाहूंगा, ये तुम लोग जानते होंगे ड्रॉपर वाले। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। प्लीज आप इसको नोट कर लेंगे बेटा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है, ठीक है। सो ये है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल। समझ रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। क्लियर? अब आगे चल रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बेटा कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फिर जीरो भी हो सकता है। समझ गया? है ना। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। कार्य जो है मतलब वर्क डन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, हाँ है ना। चलो ठीक है, ठीक है।
ठीक है। एम मास का एक ऑब्जेक्ट क्या है, एम मास का ऑब्जेक्ट। अब देखो इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं खुद जो है एफ फोर्स लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा हूं, एफ फोर्स लगा रहा हूं। ध्यान से समझेंगे। एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं, देखो है ना। एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा हूं, एफ फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा गाइस, जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या होगा, किधर डिस्प्लेस होगा, आगे होगा कि नहीं। इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेस किधर होगा, किधर होगा डिस्प्लेस, इधर ना, किधर होगा, आगे होगा। अच्छी बात, ठीक है, किधर होगा, आगे की तरफ होगा। तो मुझे बताओ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पे कितना डिग्री, 0 डिग्री नहीं होगा। अरे ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना, कितना एंगल नहीं होगा। हाँ तो भाई फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन एफ एंड डी, एफ मतलब फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। अब बेटा ये कौन सा फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, जो हमने अप्लाई किया हुआ है। जैसा नो, तो यहाँ पे वर्क डन मिलेगा एफ डी कॉस थीटा। अब बेटा कॉस 0 1 होता है, यानी एफ डी ग्रेटर देन 0, याद रखना। मैंने बोला था ना ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। चलो प्रूफ कर दिया, पहली बात कि वर्क इज पॉजिटिव हियर। वर्क डन पॉजिटिव कब है, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूं। जैसे ये मान लो बॉटल है, यदि मैं इसको फोर्स लगा के खींच रहा हूं ना, तो ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा भाई, इस बॉटल को मैं फोर्स लगा खींच रहा हूं, देखो फोर्स इधर लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। कितना एंगल दोनों के बीच का, 0 डिग्री। और cos 0 कितना, 1। यहाँ पर cos 0 लिखा है, cos 0 1 होता है, पता है कि नहीं। तो एफ डी पॉजिटिव हो गया। एक बार नोट करेंगे इसको, मैं नोट करेंगे प्लीज। सुनो, मैंने आपको बोला था कि वर्क डन जो है यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। अब सुनो दूसरी बात, अब मुझे बात करना है कि वर्क डन निगेटिव कैसे हो सकता है, वर्क डन निगेटिव कैसे हो सकता है। आपके पास जवाब है क्या, कैसे मैं वर्क डन को निगेटिव कर दूं। देखो, अब देखो, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एम मास का बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बेटे यदि मैं इसमें फोर्स एफ लगाऊं, क्या करूं, फोर्स एफ। तो एक बात बताना भाई, फोर्स जब एफ लगाऊंगा तो डिस्प्लेस तो आगे की तरफ होगा, डिस्प्लेस किधर होगा, आगे की ओर। लेकिन आखिरकार आखिरकार वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा। तो आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स। अरे फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट में लगता है। यदि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, यस सर, फ्रिक्शन किधर। दोस्त क्लियर है ना, सबको क्लियर है। इस एम मास के ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, है ना। फ्रिक्शन जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन को रिटार्ड करता है, रोकता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है। यदि इसे फोर्स लगा के मैं आगे की तरफ चलाना चाहूं तो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे, बोलेगा कि तू रुक जा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। सो वर्क डन इज लाइक एफ डी cos 180। अच्छा यहाँ पर 180 होगा एंगल, कैसे, इधर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। क्या बोल रहा हूँ, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना, देखो कितना एंगल दोस्तों, 180 डिग्री। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी cos 180 माइनस 1। यहाँ पे वर्क डन क्या मिला, नेगेटिव। वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। समझ गया ना, नोट कर लेंगे प्लीज। बट यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी जो कार्य है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, वर्क कैन बी नेगेटिव। नोट कर लेंगे। बताओ, हाउ वर्क डन विल बी 0, वर्क डन 0 कैसे होगा, है क्या बोल रहे हो। मेरा प्रश्न है कि वर्क डन 0 कब होगा, इसके बाद होगा। रे लोग यार, देखो मान लो
कि मान लो कोई m मास का वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अब सुनो प्लीज, ये जो वर्क डन निकाला था, जो नेगेटिव हुआ था, वो वर्क डन किसकी वजह से है? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। तुमने ये बात लिखा? हाँ, इसमें जो वर्क डन है किसकी वजह से, लिख लो बे, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन है, यानी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। अब बेटा जो पहला वाला था, पहला वाला था जो वर्क डन, वो क्या था? वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, नोट कर लेंगे। ये वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स है बेटा, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। हो गया? ठीक है ना? अब देखो, m मास का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या करना है? जीरो दिखाना है। क्या करना है? क्या जीरो दिखाना है? वर्क डन। तो जीरो कैसे हुआ देखते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर हो रहा है? आगे की ओर। ऑब्जेक्ट किधर डिस्प्लेस हो रहा है ना? और बेटा इस पे ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा? ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा? अरे m मास का ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी फोर्स किधर? ग्रेविटी फोर्स किधर? और डिस्प्लेस किधर हो रहा है? डिस्प्लेस किधर हो रहा है? ग्रेविटी फोर्स। कितना एंगल दोनों के बीच का? कितना एंगल बेटा? 90 डिग्री। देखो ना, अरे डिस्प्लेस हो रहा है आगे की ओर ना, आए ग्रेविटी फोर्स नीचे है, तो कितना एंगल? 90। तो सबसे पहला बात कि वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाई कितना? mgt cos 90, cos 90 जीरो होता है, तो ये वर्क डन इनटू ग्रेविटी। नोट करेंगे बेटा, ये ग्रेविटी की वजह से वर्क डन है। क्या है? जीरो। तो मैंने लिखा आपको बताया यहाँ पे कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना? ठीक है, प्लीज आप इसको नोट कर लेंगे। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक बार वापिस से, है ना? मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि वर्क डन होता क्या है। तो मैंने कहा कि फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन बताया था। मैंने क्या बोला था कि फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन ही क्या है? वर्क डन है। वर्क डन जो होता है विच इज एफ डी कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इनटू डी, यानी एफ डी कॉस थीटा ही बोलोगे। फिर मैंने बोला कि यहां पर एफ डी कॉस थीटा जो है उसको लिख सकता हूं एफ डॉट डी, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। एफ डॉट डी यानी एफ वेक्टर है, फोर्स क्या है? वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर है। तो दो वेक्टर का डॉट क्या होता है? एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉस थीटा। यस और नो? कार्य वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। सीजीएस क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। एक जूल में कितना अर्ग? 10 की पावर 7 अर्ग, है ना? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बताइए, भी जानते रहो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, है ना? ये सब बात हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। यस और नो? तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? कि वर्क डन ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जो फोर्स लगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। वर्क डन जीरो कब होता है? ग्रेविटी फोर्स की वजह से। किस फोर्स की वजह से बेटा? ग्रेविटी फोर्स की वजह से। समझ गए? आगे चलते हैं बेटा, अगला हेडिंग डालेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे। if any force, एक पॉइंट करके बेटा, if any force vector, if any force vector, if any force vector f वेक्टर बराबर f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। बेटा if क्या लिखा आपने? if any force vector, इतना, ठीक है ना? applied on any object, if any force vector f वेक्टर बराबर f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप applied on any object, applied on any object
ठीक है ना। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन आई क्या है प्लस d2 jk प्लस d3 k मीटर, बट इसको न्यूटन कर देंगे, इसको मीटर कर देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप एंड उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप, सो वर्क डन इज F डॉट d, यानी F1 i कैप F2 j कैप प्लस F3 k कैप डॉट d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप। अब सुनो यहाँ पे दो वेक्टर का क्या डॉट है, दो वेक्टर क्या है डॉट, दो वेक्टर का डॉट कैसे निकलते एक बार समझेंगे। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। दरअसल ना मैं यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बता रहा हूँ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जैसे आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट आई इज जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, ये तुमको याद रखना बेटा, है ना, ये सब बाद में समझाऊंगा वापस से। आई डॉट आई इज 1 बेटा, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, आई डॉट जे इज 0, जे डॉट के इज 0, के डॉट आई इज 0। देख लो, दो वेक्टर का डॉट करने का मतलब ये होता है कि यहां पर आपने क्या किया, आई कैप डॉट आई कैप, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अरे आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, अब फिर से आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, कितना डिग्री, और cos 0 कितना 1। आई डॉट जे का मतलब क्या, एक एक्स के अलोंग दूसरा वाई के अलोंग, कितना एंगल 90 डिग्री, कितना एंगल, और cos 90 कितना होता है 0, बोला है ना। तो यहां पर दो वेक्टर का डॉट करोगे डायरेक्ट, आई कैप डॉट आई कैप 1 यानी कि F1 D1 डायरेक्ट कर दो, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1, यानी F2 D2 प्लस F3 D3, इतना जूल हो जाएगा वर्क डन। प्लीज आप इसको नोट करेंगे तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। देखेंगे इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, बहुत आसान सा सवाल है, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज F वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन, if force acting on any object is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton and its displacement is 5i cap plus 7j cap plus 3k cap मीटर, देन फाइंड वर्क डन। आसान सा सवाल है, जल्दी बताएंगे, देन फाइंड वर्क डन। समझे कि नहीं, कि दो वेक्टर का, सुनो, दो वेक्टर का जब डॉट करते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे आई डॉट आई है तो क्या होता है 1, आई डॉट आई इज जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज आई डॉट जे इज जे डॉट के इज के डॉट आई इज, हाँ, आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, यानी सेम अगर है तो उनका 1 होता है, यदि अलग अलग है आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। समझ गए। तो बेटा यहाँ पे वर्क डन निकालना है अपने को, सो वर्क डन क्या होता है F डॉट डी, F कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। तो i कैप डॉट i कैप इज 1, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, 4 3 जा 12, तो 10 प्लस 21 कितना 31, 31 बार कितना, इतना जूल हो जाएगा वर्क डन। प्लीज बच्चों नोट कर लेंगे, दिस इज योर आंसर, समझ गए बेटा।
आगे चलते बेटा, तुम लोग को समझ में बेटा? आगे एक पॉइंट लिखेंगे, है ना, अगला एक पॉइंट लिखेंगे, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, हाँ एक पॉइंट करके है, वो क्वेश्चन में मान सकते, पॉइंट भी मान सकते। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, if force acting on any object is F vector, if force acting on any object is F vector, है ना, due to which its displacement vector, due to which its displacement vector is from r1 vector to r2 vector। बच्चों r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया, देख लो एक कोऑर्डिनेट बना दिया, मान लो इसका एक पोजीशन है क्या r1, और जब मैंने वर्क किया तो इसका पोजीशन क्या बदल गया बेटा, r2 वेक्टर हो गया, देख लेंगे, ठीक है ना। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन क्या है, r1 वेक्टर, और जब इस पे फोर्स एक्ट लगा तो क्या हो गया, r2 वेक्टर, यस और नो। सो वर्क डन इज f डॉट डी आर, वर्क डन क्या होता है, f डॉट डी आर, डी आर का मतलब क्या होता है बेटा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, नोट कर लेंगे। r1 वेक्टर से r2 वेक्टर की तरफ जा रहे हो ना, r1 से r2 जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट जो जाएगा दैट इज r2 माइनस r1, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1, सो वर्क डन हो जाएगा f डॉट r2 माइनस r1। वो नोट करेंगे तो न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे, वर्क डन जो जाएगा f डॉट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, समझ गए, ठीक है ना, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। आगे लिखेंगे बेटा, ठीक है, आप लिखो, एक वस्तु जिस पर F बल लग रहा है, जिसकी वजह से उसका स्थिति सदिश r1 से r2 हो जाता है, तो कार्य कितना होगा। गाइस क्लियर है आपको, ये क्लियर है आपको, है ना, r1 वेक्टर से r2 वेक्टर बेटा, है ना, r1 से r2 की ओर जा रहे हो तो r2 माइनस r1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r2 माइनस, बोलो है ना, r2 माइनस r1 हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, r1 और r2 आपको क्लियर है, बोलो हाँ है ना, r1 r2 क्लियर है सबको। अच्छा, r1 और r2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। मान लो मैंने प्रश्न में r1 वेक्टर दे रखा है, r1 वेक्टर कितना बेटा, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, देख लेंगे ये r1 वेक्टर है, और r2 वेक्टर कितना है बेटा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हो गया। अब यहाँ पे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कर देंगे, r2 वेक्टर कितना है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, माइनस करेंगे बेटा इसको, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये हो जाएगा। तो एक बार प्लीज आप नोट करेंगे, है ना, तो ये हमारा r2 माइनस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होगा, नहीं समझे। अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k क्या, और r2 दे रखा है x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k क्या, तो r2 माइनस r1 करेंगे तो ये मिलेगा, है ना यार, बोलेंगे बेटा। और साथ में और वर्ग, ये तो मैंने सिर्फ r2 माइनस r1 बताया है। यदि प्रश्न में f वेक्टर बराबर fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप न्यूटन दिया है, तो यहां पर जो वर्क डन निकालोगे दैट इज f डॉट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा। तो f कितना है बच्चे, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप डॉट x2 माइनस x1 i कैप
प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब सुनो, i डॉट i इज 1 यानी fx x2 माइनस x1, j डॉट j इज 1 यानी fy y2 माइनस y1, fz के का मतलब ये fz इंटू z2 माइनस z1, इतना जूल हो जाएगा बस। नोट कर लेंगे एक बार प्लीज, एक बार आप इसको नोट करेंगे फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, लिखो, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, if force acting on any object is F vector बराबर, if force acting on any object is F vector बराबर 3i कैप plus 2j cap plus 8k cap Newton. If force acting on any object is 3i cap plus 2j cap plus 8k cap Newton. ठीक है ना? And if force acting on any object is this, and position of the object changes from 1, 2, 3 to 5, 6, 7. 1, 2, 3 to 5, 6, 7 है ना? ये पोजीशन चेंज हो रहा है। आई कैन से हियर बेटा कि इट इज योर x1 y1 एंड z1, x2 y2 एंड z2, समझ गए? x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है। सो प्लीज फाइंड वर्क डन। सो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। चलो वर्क फाइंड करो। देखो ये सवाल कैसे करेंगे, तो बेटा यहां पर ना अलग अलग पोजीशंस दे रखा है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। क्लियर है मेरी बात? अब बेटा देखो यहां पर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करोगे तो यहां पर बेटा होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। x2 माइनस x1 क्या होगा, तो 5 माइनस 1 4 i कैप प्लस y2 माइनस y1 6 में से 2 गया 4 j कैप z2 माइनस z1 4 k कैप। ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो गया। अब यहां पर वर्क डन जो होता है दैट इज f डॉट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो गया। f वेक्टर कितना है बेटा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप डॉट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कितना 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो i कैप डॉट i कैप क्या होता है 1, j कैप डॉट j कैप क्या होता है 1, k कैप डॉट k कैप क्या होता है 1, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 52 जूल वर्क डन आएगा। समझ गए? कितना वर्क डन आएगा बेटा, 52 जूल। समझ में आया? तो क्या वर्क डन वाले क्वेश्चंस यदि वेक्टर फॉर्म में रहेंगे तो हो जाएंगे? देख लो बेटा, समझ गए? ठीक है, हो गया। एक दूसरा सॉल्व करते हैं, देखो देखो, इफ फोर्स, नहीं ऐसे नहीं, एक दूसरा सॉल्व करते हैं। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन? आया? तुम लोग आया? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा
फॉर विच वर्क डन इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच वर्क डन इज 0। ठीक है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड on the object is 2 alpha I cap plus 3 j cap minus 8 k cap Newton, and displacement vector is 7 I cap plus 8 j cap plus 5 alpha k cap, इतना मीटर बेटा। सो प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बेटा आपने क्वेश्चन के लिए शुरू से पढ़ना चला। हाँ, वर्क डन इज 0 इफ दिस वैल्यू आर गिवन, है ना। ठीक है, एक बार सॉल्व करेंगे। प्लीज सॉल्व द वैल्यू ऑफ अल्फा। मुझे अल्फा की वैल्यू बताइए। एक बात तो समझो, वर्क डन 0 का मतलब क्या है? बात नहीं, वर्क डन 0 का मतलब ये होता है बेटा कि यहां पर W बराबर F डॉट डी, इसको कर दोगे 0। यस और नो? F कितना है? 2 अल्फा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 8 के कैप डॉट 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 अल्फा के कैप बराबर क्या? 0। यस और नो? सो I डॉट I इज 1, J डॉट J इज 1, K डॉट K इज 1। तो 2 अल्फा इंटू 7 14 अल्फा, 3 इंटू 8 24, 5 8 जा 40, 40 अल्फा बराबर 0। यस और नो? 14 अल्फा में से 40 अल्फा कितना बचेगा बेटा? 24 अल्फा। वाओ, कितना यूनिक आंसर है। अल्फा इज 1 गाइस, अल्फा इज 1। आया क्या? आएगा किसी का? नोट करें, जल्दी नोट करिए बेटा। हाँ, गलत है क्या? 2 7 जा 14, 3 8 जा 24, 8 5 जा 40। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ये 26 आएगा क्या? ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 अल्फा बराबर 24, अल्फा 24 बटे 26 12 बटे 13। नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। इतना आंसर आएगा। 12/13 इज द करेक्ट आंसर। बताओ। तो मैंने कहा कि वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स है। अगला हेडिंग है वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। वर्क डन ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, है ना। एक बात समझेंगे, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, है ना। इसका मतलब क्या? सुनो, जब सवाल में बेटा फोर्स पोजीशन का फंक्शन होगा, ध्यान देंगे, जब सवाल में फोर्स पोजीशन का फंक्शन हो, किस तरीके से? यानी एफ ऑफ एक्स वाई जेड, या तो एक्स का है तो वाई का है तो जेड का। जब सवाल में फोर्स पोजीशन का यदि फंक्शन है तो यहां पर वर्क डन निकालने के लिए बेटा क्या करोगे? इंटीग्रेशन। क्या करोगे? मेरा बस सीधा सा मुद्दा है कि अगर प्रश्न में फोर्स पोजीशन का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? पोजीशन का, एक्स का या वाई का, जेड का, व्हाटएवर इट इज, वहां पर वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं बेटा कि अगर फोर्स किसका फंक्शन है? एक्स का। फोर्स किसका फंक्शन है बेटा? एक्स का। सो वर्क डन जो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स। वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ डॉट डीएक्स। नोट कर लेंगे, ठीक है ना। वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स। अभी इसमें न्यूमेरिकल दूंगा तो तुमको बेहतर समझ में आएगा। समझ पा रहे हो ना? और यहां पर जो एफ डॉट डीएक्स लिखा है, यहां पर एक्स का लिमिट भी रहेगा। देख लो, यहां पर एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल और एफ डीएक्स ऐसे कर दोगे। यहाँ पे लिमिट लगा दोगे एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। समझ गए? नोट कर लेंगे एक बार।
ठीक है ना। तुम इसको अंग्रेजी में लिख लो बेटा ना, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स लिखो, नोट करो, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, समझ गए, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो जब फोर्स एक्स का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। एक सवाल करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, तुम लोग को समझ आया पीछे भाई, समझ में आ रहा है क्या नहीं आया। ये देख, जब सवाल में ना फोर्स पोजीशन का फंक्शन रहेगा, फोर्स किसका फंक्शन रहेगा, पोजीशन का, तो वहां पर वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, बस समझ गए। एक सवाल लिखते हैं, लिखो, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, if force acting on any object is ax square plus bx Newton, if force acting on any object is ax square plus bx Newton, ax square plus bx Newton, then find work done, then find work done, then find work done in moving any object, then find work done in moving any object from x बराबर 2 मीटर to 4 मीटर, x बराबर 2 मीटर to 4 मीटर। ठीक है बच्चों, जल्दी सॉल्व करेंगे, इसका वर्क डन निकालेंगे बेटा, ध्यान देंगे, सुनो, वर्क डन निकालते कैसे हैं। मैंने कहा अगर सवाल में फोर्स, ध्यान देंगे बेटा इधर, अगर सवाल में फोर्स पोजीशन का फंक्शन है तो वर्क डन निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। एफ कितना है सवाल में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स, यस और नो। लिमिट लगा दोगे बेटा 2 मीटर से 4 मीटर, यस और नो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मुद्दा यहाँ पर फंस रहा है कि सर मुझे इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, तो देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, ये होता है x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन होता है। प्लस ये कांस्टेंट लिखना चाहो तो लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊं x इनिशियल से x फाइनल, तो इसमें रख दूंगा, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन है x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, ये इंटीग्रेशन है x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। यदि x की पावर n है तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। लिमिट रखने की जो बात है, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो x फाइनल फॉर n प्लस वन माइनस x इनिशियल की फॉर n प्लस वन बटे n प्लस वन, ये होता है, यस और नो, है ना भाई। इंटीग्रेशन ये निकला, इसमें सबसे पहले अपर लिमिट रखो x फाइनल, फिर लोअर लिमिट रखो x इनिशियल, बस ये चीज है, समझे कि नहीं समझे, हाँ है ना। अब यहां पर देखते हैं ax स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ax स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 एक्स क्यूब बाई 3, समझे, प्लस बी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यानी 1 प्लस 1 2 बटे 1 प्लस 1 2, बेटा लोअर लिमिट रखोगे 2 मीटर, अपर लिमिट रखोगे 4 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, हाँ ना। यहां पर अपने को क्या करना है, वैल्यू रखना है, चलो रखते हैं। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ, फोर्स एक्स का फंक्शन था, पोजीशन का फंक्शन था, हमने वर्क डन निकालना है, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, क्या कर दिया इंटीग्रेशन, और वो भी इंटीग्रेशन कैसे किया, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। एफ कितना सवाल में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना। फिर यहाँ पे dx कर दिया, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, यस और नो। अब यहाँ पे
लिमिट रखने जा रहा हूं, ध्यान देंगे प्लीज। ए बाई 3 बाहर कर देंगे, एक्स क्यूब है, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। इधर एक्स क्यूब है तो अपर लिमिट रखोगे तो 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 2 का क्यूब, ऐसा होगी नहीं। बी एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी बी बाई 2, अपर लिमिट रखोगे तो 4 का स्क्वायर, लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, ऐसा। फिर यहां पर ए बाई 3, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 8 प्लस बी बाई 2, 16 माइनस 4, ऐसा। तो 16 माइनस 4 कितना, 64 माइनस 8 कितना था, 56, 56 ए बाई 3 प्लस 12 बी बटे 2, 2 6 जा 12, 56 ए बाई 3 प्लस 6 बी। बेटा इतना जूल आंसर आएगा। एक बार आप इसको नोट करेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड रहेगा, यदि आप नोट्स पढ़ रहे होंगे और समझ में नहीं आएगा तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे, नोट करेंगे, सिंपल है। और इस तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रहता है, एक्स का फंक्शन रहता है, ठीक है। तो यहां पर आपको वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको लिमिट रखना पड़ेगा। पहले आप इंटीग्रेट करोगे फिर आप लिमिट रख दोगे, यस और नो, नोट करेंगे एक बार फिर समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F बराबर 7 माइनस 2x 7 माइनस 2x 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन acts on a small body of mass 2 kg, acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from x is equals to 0 to x is equals to 5 meter, from x is equals to 0 to x is equals to 5 meter, ठीक है। प्लीज इसको फाइंड करेंगे और आपको वर्क डन जो निकालना है जूल में निकालना है, नहीं वो करूंगा तो ये हिलने लगेगा। एसी ऑन करूं तो मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, हाँ चलो जल्दी करेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग, देखो सुनो, यहां पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने अच्छा ये बात क्लियर है ना कि मैंने जब बताया कि फोर्स अगर पोजीशन का फंक्शन है, फोर्स किसका फंक्शन है, पोजीशन का, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इतना पता है, ठीक है। यदि इतना पता है तो हमें ये बात और अभी हम जानते हैं कि वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ डीएक्स। एफ कितना है प्रश्न में, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, लिमिट है 0 से 5 मीटर, है ना। और ये w को रहने दो एज इट इज, है ना। अब यहां पर बेटा अलग अलग पहले बाइफरकेट करो सबको, पहले लिखो 7 dx, अलग अलग करो, माइनस 2 x dx प्लस 3 x स्क्वायर dx, ऐसा। लिमिट लगा दोगे 0 से 5 मीटर, यहां पर 0 से 5 मीटर, यहां पर 0 से 5 मीटर, इस तरीके से देखो हो जाएगा। 0 से 5 मीटर लिमिट हो गया। अब बेटा यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 7 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5 मीटर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 से 5 मीटर, 3 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3, 0 से 5 मीटर। देख लो
तो 7, x की जगह कर दोगे 5, लोअर लिमिट 0, 2 से 2 कटा, x स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, x क्यूब की जगह हो जाएगा 5 का क्यूब 125, तो 7 5 जा 35 माइनस 25 प्लस 125, तो 10 में से 10 प्लस 125 135, सबका आया है, बोलो है ना, 135 जूल इज द आंसर। सही बात है, 135 जूल इज द आंसर। एक बार इसको नोट कर लेंगे प्लीज बेटा, एक बार इसको नोट करेंगे, समझ में आया बेटा, है ना, एक एक चीज नोट करेंगे प्लीज। 135 जूल इज द आंसर लिखेंगे। और फोर्स F बराबर 2 प्लस एक्स न्यूटन, और फोर्स F बराबर 2 प्लस एक्स न्यूटन acts on a particle, acts on a particle, acts on a particle in x direction, in x direction, in x direction, ठीक है, हाँ बेटा, comma where F is in Newton, comma where F is in Newton, find the work done by this force, find the work done by this force, find the work done by this force during a displacement from x बराबर 1 मीटर टू 2 मीटर, during a displacement from x बराबर 1 मीटर टू 2 मीटर, ठीक है, कुछ नहीं है, फोर्स दे रखा है 2 प्लस एक्स न्यूटन और अलग अलग पोजीशन दे रखा है, इंटीग्रेट कर दो, समझ गए, हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर 1 मीटर टू x बराबर 2 मीटर, है ना बेटा, x बराबर 1 मीटर टू x बराबर 2 मीटर, हिंदी में लिख लो बेटे। अब फोर्स मतलब ऐसे लिखो, एक वस्तु, बेटा क्वेश्चन में फोर्स कितना दे रखा है 2 प्लस एक्स, बेटा आपने क्या किया, आंसर आया, ठीक है कोई बात नहीं, तेरा है बेटा, है कर रही हूँ क्या, कहां तक की है, देख इधर भाई, वर्डन जो होगा वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ डी एक्स, यस और नो, एफ कितना है सवाल में 2 प्लस एक्स डी एक्स, लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, 0 से 2 है ना, 1 से 2 है क्या, नहीं सर चल रहा है, तो यहां हो जाएगा 2dx प्लस एक्स dx, देखो dx को अंदर लेके आओगे तो 2dx प्लस एक्स dx हो जाएगा, समझे कि नहीं, यहां पर लिमिट लगा दो, 1 मीटर से 2 मीटर तक है, यहां भी 1 से 2 मीटर तक, बोलो है ना, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो 2 है ना, यहां पे आप अपर लिमिट रखोगे, x की जगह 2 रखो, लोअर लिमिट 1 है ना, माइनस कर दिया, प्लस 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ है ना, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, 4 माइनस 1 3, देख रहे हो कि नहीं, तो 2 प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये तो आता ही है 2 2 जा 4 प्लस 3, किसी का आया है क्या 3.5 जूल बच्चों, किसी का आया क्या 3.5 जूल, बेटा आपका पीछे आया क्या, नहीं आया, नोट करेंगे इसको जल्दी से, सही तरीके से सॉल्व करेंगे प्लीज प्लीज, हाँ इसको सॉल्व करेंगे, वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, यस और नो, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स डी एक्स का मैंने इंटीग्रेट कर दिया, है ना यार, ठीक है, हाँ तो 2 dx हो गया प्लस एक्स डी एक्स, मेरी बात समझे कि नहीं, है ना, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx का खाली x होता है, लिमिट रखे और हमें आंसर मिला, ठीक है, जल्दी नोट कर लेंगे इसको।